सभी छात्रों को शुभकामनाएं। हम काव्य पाठ 6 पढ़ रहे हैं, वसंत आया और तोड़ो। तो वसंत आया के अभ्यास प्रश्नोत्तर मैंने समझाए थे आपको और लिखने और याद करने के लिए होमवर्क दिया था। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट है तोड़ो, इस पे आते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है? पत्थर और चट्टान, जैसे कि मैंने कविता को पढ़ाते वक्त समझाया कि ये हमारे जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो उन्हीं के प्रतीक होते हैं पत्थर और चट्टान। ये जीवन रूपी मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं और इन बाधाओं को तोड़ना आवश्यक है। ये सृजन यानी निर्माण में बाधक हैं। इन रुकावटों को ठोकर मारकर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। अर्थात पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है? जीवन रूपी मार्ग में आने वाली रुकावटें। इसलिए इनको तोड़ने की बात यहाँ पर की गई है कविता में, और इनको तोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये निर्माण में बाधक है, सृजन में बाधक है। यानी आगे व्यक्ति का जो मानव मस्तिष्क है और जो आगे जो कुछ निर्मित करना है, मनुष्य को आगे बढ़ना है, तो उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं ये। तो और इन्हीं रुकावटों को ठोकर मार कर के जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो ये समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? यानी यहाँ पर धरती को संवारने की बात की गई है, गोड़ने की बात की गई थी। तो मन की रूपी भूमि और धरती में क्या समानताएं, क्या बराबर है? जैसे जमीन को भी संवारने के लिए पहले मिट्टी को जो है सुधारना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है, बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाना पड़ता है, तो वैसे ही मन में भी ऊब या खिज या कह सकते हैं आलस्य, तो इनको हटाने के लिए उसको भी उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो ये दोनों बातें क्या समानता है वो देखते हैं। धरती और मन दोनों की भूमि में बंजरपन है, तो इससे सृजन में बाधा आती है, अर्थात निर्माण में बाधा आती है। धरती में कठोरता तथा पत्थर आदि हैं, जबकि मन में क्या है? वैसे ही ऊब तथा खींच है, यानी आलस्य तथा खींच जो है वो है। बंजर धरती अपने भीतर बीज का पोषण नहीं कर पाती और मन की भूमि भी झुंझलाहट के कारण या कह सकते हैं भाव में कुत्सितपन होने के कारण, विचार भावना जो है कुविचार भावना होने के कारण जो है उसमें सद्भाव रूपी विचारों का निर्माण नहीं होता है। जिस प्रकार धरती की गुड़ाई कर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन की भूमि से भी खींच को और आलस्य आदि को निकालकर सृजन योग्य, निर्माण योग्य बनाया जा सकता है, निर्माण योग्य। तो दोनों में समानता यहाँ पर दर्शाई गई है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, ये काव्य पंक्ति है। तो हम इसको क्या कर डाले? अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो। तो इसका भाव सौंदर्य जो है यहाँ पर स्पष्ट करना है कि क्या है, इन लाइनों का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है। मैं पेंसिल ले लेता हूँ ताकि समझाया जाए। तो इन पंक्तियों का भाव निहित भाव जो है, ये इसमें जो निहित है इस भाव में, तो ये बताया गया है कि मिट्टी का रस क्या होता है? जल। तो जल ही बीज का पोषण करता है और मिट्टी में रस का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी जल का होना अत्यंत, यानी नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। नव निर्माण तभी हो सकता है। और मन की खींच को मिटाना, सॉरी एक लाइन रह गई थी, मन की खींच को मिटाना भी उतना ही जरूरी है। जैसे मिट्टी में रस का होना जरूरी है, वैसे ही मन की खींच को मिटाना जो है वो भी होना, यानी प्रसन्नता का होना भी जरूरी है। तो नव निर्माण तभी हो सकता है जब मन की ऊब जो है वो मिट जाती है। गोड़ो शब्द की बार बार पुनरावृत्ति से कवि ने यह संदेश दिया है कि मन रूपी भूमि को संवार कर ही सृजनात्मकता को, निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। तो ये था कि यहाँ पर जो है क्या भाव है इसका, तो यही भाव बताने का प्रयास किया। जैसे मिट्टी में रस होगा तभी पोषण होगा, यानी बीज का पोषण होगा, जिस प्रकार मिट्टी में रस होना जरूरी है,
उसी प्रकार मन की खींच को मिटाकर भी उसमें नवनिर्माण जो है करना जरूरी है। और नवनिर्माण तभी हो सकता है जब मन की ऊब जो है वो मिट जाती है। गौड़ो शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करके कवि ने संदेश दिया है कि मन रूपी भूमि को संवार कर ही यानी सुधार कर ही सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो शब्द से हुआ और अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया है। कविता के आरंभ और अंत पर शाब्दिक विचार क्या है कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले जमीन को समतल बनाने के लिए पत्थरों को यानी तोड़ो तोड़ो यानी तोड़ना आवश्यक है, यानी कठोर जमीन को तोड़ना आवश्यक है। पथरीली जमीन को उपजाऊ खेत में बदलना आवश्यक है, अतः उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही गोड़ने की क्रिया यानी संवारने की क्रिया प्रारंभ होती है। धरती में गुड़ाई करके ही बीज का पोषण किया जा सकता है, यानी धरती को संवार कर ही बीज का अच्छी प्रकार से पोषण होता है। तो इसी प्रकार मन के भाव और विचारों के पोषण के लिए झुंझलाहट, कूढ़न, आलस्य आदि को निकाल फेंकना जरूरी है। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? तो झूठे बंधन और धरती को जानने से अभिप्राय, यहाँ पर झूठे बंधनों को तोड़ने का आह्वान किया गया है। धरती का बंजरपन और चट्टानें उसके झूठे बंधन हैं, यानी उसका आलस और उसके सामने जो परिस्थितियां हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सका, मेरे सामने तो ये परिस्थितियां थी, तो ये सब झूठे बंधन है। यह व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो यह स्थिति मन की भी है। तो इसके कृत्रिम बंधनों को तोड़ना जरूरी है, यानी बनावटी जो बंधन है उनको तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। धरती को जानने से अभिप्राय धरती में निहित उर्वरा यानी उपजाऊ शक्ति और उसके रस का जानना आवश्यक है। इसी प्रकार मन की वास्तविकता को भी जानना जरूरी है। तभी हम मन की अंतर्निहित शक्तियों को, यानी तभी हम मन में जो अंतर्निहित हैं, छिपी हुई जो शक्तियां हैं, उनको जान पाएंगे। तभी हम जान पाएंगे जब हम जो है मन की वास्तविकता को जान जाएंगे। तो ये था झूठे बंधन और धरती को जानने से अभिप्राय। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि रघुवीर साय जी आधे आधे गाने के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक मन में ऊब और खींच व्याप्त रहती है, खींच का अर्थ कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को ये समझता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऐसी खींच, ऐसा आलस्य, तब तक हमारा मन आधे अधूरे गानों में अटका रहता है, अर्थात हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं। उल्लासित यानी प्रसन्नता से युक्त मन से ही हम पूरा गाना गा पाते हैं। तो मन का स्पष्ट होना आवश्यक है। मन की सृजनात्मक अक्षमता यानी निर्माण करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मन की बाधाओं को दूर करना भी बहुत जरूरी है, यानी मन की जो बाधाएं उनको दूर करना, तोड़ना जरूरी है। ये था 6 प्रश्न और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें काव्य सौंदर्य कविता भाग में महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्रियाए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई और चली गई। इसका अर्थ आपको पता ही है कि इन काव्य पंक्तियों में वसंत के आगमन के अवसर पर पेड़ों पर जो नए पत्ते आते हैं और उससे पहले जो पीले पत्ते होते हैं तो जड़कर नीचे गिर जाते हैं, और उन यदि वो पैरों के नीचे आए तो चरमराने की आवाज करते हैं। तो बजरी पर, लाल बजरी पर गिरते पत्ते ज्यादा आवाज करते हैं, तो यह बसंत के आगमन और पतझड़ के अंतिम दौर की सूचना दे रहे होते हैं। तो कोई सुबह 6 बजे हवा इस प्रकार आती है जैसे कोई युवती गर्म पानी से नहाकर आई हो और वह फिरकी सी आती है और चली गई, यानी फिरकी सी आग घूम कर आती है बसंत की हवा और चली जाती है। तो यही यहाँ पर जो है इसका काव्य सौंदर्य है। इसमें अलंकार देख लेते हैं, जैसे बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बड़े बड़े पत्ते था प्रियाय पत्ते में अनुप्रास अलंकार है। जैसे गर्म पानी से नहाई हो तो जैसे शब्द के कारण उपमा अलंकार है। फिर किसी आई, यहाँ पर सा से सी के कारण उपमा अलंकार है, तो दोनों में है। फिर छंद मुक्त रचना है, शांत रस माधुर्य गुण का समावेश। भाषा तद्भव देशज यानी देशी शब्दों का प्रयोग भाषा में किया गया है, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जो वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो तोड़ो कविता के ये एक भाग लिया गया है।
तो एक प्रयोगवादी कवि हैं रघुवीर साय जी की एक उद्बोधनात्मक शैली है, यानी लोगों को उद्बोधन करते हुए, कुछ कहती हुई, कुछ समझाती हुई ऐसी उत्साहित करने वाली कविता है, जिसमें कवि एक और चट्टानों और बंजर भूमि को तोड़ने के लिए कहता है, तो दूसरी ओर मन में व्याप्त ऊब और खींच को भी तोड़ने का आह्वान करता है। दोनों को एक दूसरे से जोड़ा है, बंजर भूमि को और मन की खींच को। तो कवि ने पत्थर और चट्टानों को तोड़कर वह धरती की गुड़ाई कर उपजाऊ बनाने की बात की गई है। मिट्टी में रस होगा तो वह बीज का पोषण जरूरी करेगी, यानी बीज का पोषण करेगी ही। तो विशेष क्या, तोड़ो तोड़ो गोड़ो गोड़ो, ये शब्द जो है 3-3 बार प्रयोग हुए हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश भी और विपसा अलंकार भी है, दोनों अलंकार है। चरती परती में तैते की आवृत्ति है, तो लास्ट वर्ण की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्त रचना, वीर रस, ओज गुण, भाषा अत्यंत सरल एवं सुबोध है। तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। या दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तोड़ो कविता में कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता बल्कि सृजन के लिए प्रेरित करता है, यानी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने के लिए नहीं उकसाता है लोगों को, बल्कि नव निर्माण के लिए प्रेरित करता है। टिप्पणी कीजिए। यानी या तो ऐसे पूछा जा सकता है, तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य, या तोड़ो कविता जो है नव निर्माण के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है, तो वही है जो पहले इससे क्वेश्चन आया था कि तोड़ो कविता एक उद्बोधनात्मक शैली में बंधी है। इसमें कवि रघुवीर साय जी सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए, निर्माण हेतु, नव निर्माण हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने यानी पत्थर, ऊसर और बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है। तो यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता बल्कि सृजन या निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो ये बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है, यानी प्रकृति में भी बंजरपन है तो कहीं न कहीं मानव मन में भी है। बंजरपन का अर्थ जहाँ कुछ नहीं पैदा होता उसको जो है पथरीली जमीन को खोद कर, तोड़ कर, संवार कर तैयार करना, वैसे ही मन में भी जब कुछ भी नव निर्माण नहीं होता तो उसको संवारने की आवश्यकता पड़ती है। तो कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि मन के भीतर की जो ऊब है वह सृजन में बाधक है, यानी नव निर्माण में बाधक है। तो कवि सृजन का आकांक्षी है, यानी सृजन निर्माण का इच्छुक है, इसलिए उसको दूर करने की बात करता है। वसंत आया कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, यानी मूल दुख क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 में जो है समझा दिया गया था कि वसंत आया कविता की मूल संवेदना क्या है, या वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो दोनों एक ही तरह से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन 8 था, हम देखेंगे तो क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है कि वसंत आया कविता की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो यही चिंता है कि प्रकृति से नाता टूट जाना, और प्रकृति से नाता टूटना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति से में हो रहे परिवर्तनों को देख ही नहीं पाता है और न ही अनुभव कर पाता है। तो ये संवेदनहीन होता जा रहा है मनुष्य। तो मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य जो है संवेदनहीन, उसके अंदर कोई वेदना ही नहीं रही, कोई दुख दर्द ही नहीं रहा है। तो मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कवि की चिंता का विषय बन गई है। तो इस जीवन शैली में वसंत जैसी मनमोहक ऋतु भी लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाती है। तो संभवतः वसंत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से ही लगता है। तो कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से गहन संबंध समाप्त होता जा रहा है, तो इसे पुनः स्थापित करना जरूरी है। तो ये था उसका आंसर बने, या प्रतिपाद्य के बारे में पूछा जाए या दूसरे तरीके से पूछा जाए, आपको इस प्रकार जो आंसर देना है। तो ये देख लेना है, यहाँ तक आपको जो है कॉपी में स्पष्ट साफ साफ जो लिख लेना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे आगे। आप यहीं तक, ओके।